नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने जो दुनिया में होने वाले इलेक्शंस के बारे में बात किया था और जहां पर नए प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स की नियुक्ति हुई थी। अब हम चलेंगे यहां पर कुछ आपदाओं की ओर जो चर्चा में रही हैं, तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला एक ऐप डेवलप किया गया। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए कहाँ किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया और ये जो ऐप है डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस ऐप को क्या करेगा ये ऐप? तो ये संभावित जो प्राकृतिक आपदा है उस पहले से ही उसके लिए वार्निंग जारी कर सकता है, चेतावनी जारी कर सकता है। ये वर्षा की मात्रा वगैरह के बारे में भी बता सकता है ये ऐप। तो ध्यान रखना है, ये ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूज़ में लाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हैती में भूकंप। हैती आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये जो कैरिबियन सी है उसी के आसपास जहाँ पर जमाइका वगैरह सारे देश हैं वहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ पर भूकंप आया। रिक्टर कितने का था? 7.2 तीव्रता का था। हैती की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ओ प्रिंस। ठीक है, तो यहाँ पर भूकंप और इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है और इसकी राजधानी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फुकुतोकी ओकानाबा ज्वालामुखी। ओकानोबा ज्वालामुखी ये कहाँ पर? जापान के मिनामी इवो जिमा आइलैंड पर। कहाँ पर? मिनामी इवो जिमा आइलैंड पर ये फुकुतोकू ओकानाबा। हालांकि ये नाम से ही आप क्लियर कर लेंगे कि कहाँ पर ज्वालामुखी रहा होगा। तो ये कहाँ पर? जापान में। ठीक है, और जापानी सैटेलाइट ने इसका पता लगाया था, इसके उद्गार का। ध्यान रखना, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं अगर उनके हम उद्गार के आधार पर बात करें तो। ठीक है, तो एक सक्रिय हो जाता है, एक्टिव। दूसरा हो जाता है निष्क्रिय या सुसुप्त हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, सो रहा है अभी। और तीसरा क्या होता है? मृत। ठीक है, तो एक्टिव वल्कनो वो होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है। सुसुप्त वो है ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भी पिछले कई वर्षों में कोई उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। और जो मृत होते हैं, मृत ज्वालामुखी, अब उनमें एक लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ, ना ही कोई संभावना होती है कि उनमें कोई उद्गार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फुकुतोकी ओकानाबा ये जापान। आगे चलते हैं। माउंट मेरापी ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ये ज्वालामुखी क्या हुआ? विस्फोट, मतलब ये इसमें उद्गार होने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ध्यान रखना, इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। नेक्स्ट है अलास्का में ज्वालामुखी। तो जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर देखने को आपको मिलता है अलास्का, ये वाले हिस्से में। ठीक है, अलास्का। तो अलास्का में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और कई यहाँ पर ज्वालामुखी हैं। पावलोक है, ग्रेट सिटिकन है। ठीक है, और एक एल्यूशन द्वीप वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर स्थित है सेसी सोपाय नाय। ठीक है, क्या नाम है इसका? सेसी सोपाय नाय। तो ये है, यहाँ पर ये सारे द्वीप के नाम हैं। पावलोक, ग्रेट सिटकन, एल्यूशन द्वीप, यहाँ पर स्थित ये ज्वालामुखी है और इसने क्या हुआ? यहाँ पर विस्फोट हुआ। ठीक है, और ध्यान रखना, पावलोक जो ज्वालामुखी ये 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी के नाम है आप एक बार देख लें और इसको ध्यान रखें। ठीक है, बहुत आवश्यक हालांकि नहीं है। तुर्की में सी नॉट का प्रकोप, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की में एक वहाँ पर सागर है, मरमरा सागर। ठीक है, मरमरा सी। आप एटलस में इस लोकेशन को ज़रूर देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो मरमरा सागर में सी नॉट का प्रकोप देखने को मिला है। सी नॉट क्या है वैसे? तो ये एक कीचड़ या पंख टाइप का जैसा चिपचिपा पदार्थ है और यहाँ पर पोषक तत्व जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ देखिए, ये टर्की का वो हिस्सा है जहाँ पर ये सी नॉट वाली सिचुएशन देखने को मिली थी। यहीं पर एक टर्म है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, या हम इसको सुपोषण भी बोलते हैं। आपने कभी अपने गांव के ही तालाबों में या शहरों में भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, ज़रूर देखा होगा। या पूरा हरा हरा एक पत्ता देखा होगा जो पूरे तालाब को भर देता है। इसे क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। मतलब जब किसी जलीय पारितंत्र में, किसी भी एक्वेटिक जो हमारा इकोसिस्टम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचने लगता है। न्यूट्रिशन पहुँचने की वजह से क्या होती है? वहाँ पर ये तमाम प्रकार की घास वगैरह ये उगाती है। ठीक है, और उसमें सुपोषण मतलब पोषण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, जहाँ पर भी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जहाँ पर भी यूट्रोफिकेशन होगा वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि DO क्या होती है? कम हो जाती है। क्योंकि जब वहाँ पर पोषक तत्व अधिक पहुँच जाते हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती है? कम हो जाती है। एक तरीके से पॉल्यूटेंट भी वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो जो
पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो गई तो BOD क्या होती है, बढ़ जाती है। वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। इसको यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। आगे चलते हैं, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में, ध्यान रखना सिनाबंग है ये भी इंडोनेशिया में है लेकिन प्रांत अलग है, ये सुमात्रा प्रांत में है। इसमें भी विस्फोट हुआ, बस आपको याद रखना इतना। और यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर का भाग है, ध्यान रखना इंडोनेशिया। रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं कि अगर पूरा पैसिफिक ओशन के किनारे वाला तट लेंगे तो यहाँ पर ये अभिसारी प्लेट किनारा है, ठीक है, कन्वर्जेंस प्लेट जोन है। और इसमें क्या होती है, प्लेटें प्रशांत महासागरीय प्लेटें टकराती है महाद्वीपीय प्लेट से। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जब सबडक्शन होता है तो उसी से मैग्मा बाहर निकलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, इस वाले रीजन में भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। आगे चलते हैं, भारत में भी कुछ साइक्लोन आए, चक्रवात ताउकते, ठीक है, या ताउते आ जाए या तौकते आ जाए, यहाँ पर के अगर साइलेंट हो जाता है तो ये ताउते पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो ताउते है या तौकते है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था पश्चिमी तट पर, ठीक है। और गुजरात में इसका लैंडफॉल रहा, मतलब वहाँ के तट से टकराया। और ध्यान रखना है, IMD ने इसे एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन, मतलब अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा है और गुजरात तट से ये टकराया है, ठीक है। और इसका जो नामकरण है ताउकते का वो किसने किया है, म्यांमार ने किया है। और इसका मतलब क्या होता है, शोर करने वाली छिपकली, ठीक है, शोर करने वाली छिपकली, एक नाम है उसका गेको, ठीक है, गेको। नेक्स्ट है यास तूफान। यास के बारे में अगर देखें तो ये हमारे पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था और बांग्लादेश के दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर इसने प्रभावित किया यास तूफान। और इससे हमारे राज्य भी प्रभावित रहे, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और IMD ने इसको भी अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा है। अब ये जो नाम है यास, ये ओमान के द्वारा सुझाया गया है और यास का मतलब होता है जैस्मिन। क्या नाम होता है, जैस्मिन, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, उसका नाम क्या है, A76 अंटार्कटिका से टूट करके अलग हो गया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि A76 क्या है। तो A76 एक बहुत बड़ा हिमखंड है जो अंटार्कटिका से टूट करके अलग हो गया। लगभग 4320 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, सेमरू ज्वालामुखी। सेमरू ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है, ये भी इंडोनेशिया में ही है सेमरू। और इसमें भी विस्फोट हुआ, इतना तेज़ विस्फोट था कि जो राख और धुआं था वो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया था, ठीक है। और इस ज्वालामुखी को, सेमरू को, द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचाई वाला मौसम विज्ञान केंद्र होगा लेह में, ये जो मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, किलायू ज्वालामुखी के बारे में है। तो आप जानते हैं किलायू कहाँ पर है, ये अमेरिका में हवाई द्वीप पर है, अमेरिका का ही वहाँ पर हवाई द्वीप। तो आपको पैसिफिक ओशियन में एकदम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर अधिकार किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। तो किलायू ज्वालामुखी भी ये विस्फोट इसमें हो गया और 1983 से लगातार इसमें विस्फोट जारी है, ठीक। आगे चलते हैं, मुंबई तट पर नीला ज्वार, ठीक है, वहाँ पर महाराष्ट्र के देवगढ़, वेलश और मुरुद, इन समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई और इसी को कहा गया था बायोल्यूमिनेंस कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था, बायोल्यूमिनेंस या जैव संदीप्ति कहा गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, उनकी वजह से ये हुआ था। उसका नाम है डाइनोफ्लैगलेट्स। क्या नाम है, डाइनोफ्लैगलेट्स, ठीक है। ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनकी वजह से यहाँ पर जो पानी था वो ब्लू दिखने लगा था, ठीक है। और यही यहाँ पर एक देख सकते हैं कि कुछ प्रजातियाँ विषाक्त भी होती हैं और यह लाल ज्वर का भी कारण बनती है, डाइनोफ्लैगलेट्स। नेक्स्ट है चक्रवात निवार, ये 2020 का चक्रवात है। चक्रवात निवार के बारे में अगर देखें तो यह जो चक्रवात है वो तमिलनाडु पुदुचेरी समुद्र तट से टकराया था। निवार जो नाम है वो ईरान ने रखा था और इसका अर्थ क्या होता है, निवार का मतलब होता है बिजली, ठीक है, बिजली होता है। चलिए आगे चलते हैं, हरिकेन अमोटा। देखिए चक्रवात ही के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जब पैसिफिक ओशियन मतलब अमेरिका वाले रीजन में आता है तो इसी चक्रवात को हम हरिकेन बोलते हैं। और जब पैसिफिक ओशियन में इधर जापान, चाइना इस तट पे आता है तो इसको टाइफून बोला जाता है। और इंडियन ओशियन या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में आता है तो हम इसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हरिकेन है ये मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ का मैप हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं।
तो जो सेंट्रल अमेरिका का देश है निकारागुआ, उसके तट से टकराया हरिकेन। हरिकेन नाम क्या है इसका यहाँ पर, अमोटा, ठीक है, मोटा। नेक्स्ट है टाइफून गोनी, ये फिलीपींस के तट से टकराया, इसका नाम क्या है, गोनी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिलीपींस कहाँ पर आपको मिलेगा, इधर साउथ चाइना सी के पास में। तो इधर वाले रीजन में जो चक्रवात होते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, ठीक है, और टाइफून गोनी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया भी क्या है कि जो उस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन, मतलब जो अमेरिका का आप देखेंगे यहाँ पर पूर्वी तट के आसपास, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास इसको विली विली, और इंडियन ओशियन में इसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए और भी देशों में ये सभी तूफ़ान, टाइफून या हरिकेन या साइक्लोन आए हुए हैं, तो आप इनको एक नज़र आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। हाँ, फड़ी, तो फड़ी तो जानते ही हैं, ये भारत में आया था 2019 में, ठीक है। और यहाँ पर निसर्ग भी भारत में आया था 2020 में। अम्फान भी भारत में ही आया था। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान ये सब प्रभावित थे अम्फान से। और क्यार तो भारत में आया नहीं था। और यहाँ पर एक है बुलबुल 2019 में, और निवार है, भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया था 2020, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे आर्थिक परिदृश्य की ओर। इसमें हम बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिर हम चलेंगे बजट की ओर। सबसे पहले बताइए कि क्या, ठीक है, बजट, अच्छा हाँ, बजट की क्या उल्लेख है हमारे संविधान में, तो नहीं, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड आया है, ना कि बजट वर्ड आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट कुछ दिए गए हैं पहले बजट शुरू होने से पहले, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इसमें क्या होगा, सरकार की जो संपत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसमें बहुत सारी स्पेस खाली हैं, तो उनको प्राइवेट लोगों को दे दिया जाएगा एक निश्चित टाइम के लिए, ताकि सरकार को उससे रेवेन्यू होता रहे। वो वैसे भी खाली पड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी सरकार की संपत्तियां हैं उसको एक निश्चित तरीके से प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा, सरकार को रेवेन्यू हासिल होने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की यहाँ पर बात की गई। इसमें यह पाइपलाइन जो है नीति आयोग के द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों, सभी मंत्रालयों से परामर्श किया गया, तब जाकर के इसे 2022 से लेकर 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार, इससे 6 लाख करोड़ रुपए की अर्निंग होगी केंद्र सरकार को, ठीक है। 2022 से लेकर के 2025 तक ये जारी रहेगा, क्लियर। और पिछले ईयर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। सरकार पूरे भारत में इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, जिसके लिए 43 लाख करोड़ रुपए का खर्च होना है, और इतने तो सरकार के पास पैसे भी नहीं है, तब कहाँ से आएगा। तो इसी के लिए सरकार ने काम किया है। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से कितना सरकार को जो हासिल होगा, यह आप देख सकते हैं कि इससे बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा वो यूज हो जाएगा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए, ठीक है। 14%, 43 लाख करोड़ का 14% ये इससे सरकार को हासिल हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से। तो मतलब यहाँ से पैसे कमा करके सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में डालना चाहती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं सड़क है, बंदरगाह है, पोर्ट्स है, हवाई अड्डे हैं, वेयर हाउसिंग है, ये सभी का मुद्रीकरण किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी सड़कों के माध्यम से, 27%, ठीक है, 27%, फिर रेलवे 25% और फिर बिजली 15%। तो इतना ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सड़क, फिर रेलवे, फिर बिजली, क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं रुपया दिया गया है कि सड़क से कितना हासिल होगा, तो ये तो नहीं याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर ग्रीन टैक्स के बारे में, ग्रीन टैक्स के बारे में क्या है तो देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने को मंजूरी मिल गई है। ये ग्रीन टैक्स क्या है, जो भी कॉमर्शियल वाहन हैं और 8 साल से पुराने हैं, ठीक है, तो जब वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाते हैं आरटीओ ऑफिस में, तो वहाँ पर उनसे रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से टैक्स और लगाया जा सकता है। जितना रोड टैक्स लगता है तो उस पर अब ग्रीन टैक्स भी लग सकता है 10 से 25% के बीच में। और जो प्राइवेट वाहन होते हैं, जब वो 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद वो जब जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीन टैक्स लग सकता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल वाहन के संदर्भ में 8 साल और जो प्राइवेट वाहन है उनके लिए 15 साल, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो सरकार के वाहन हैं उन पर ये टैक्स बहुत कम दर से लगेगा, क्लियर है। चलिए
आगे चलते हैं तो इसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर हैं जो खेती में काम आते हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, उस पर कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर एथेनॉल, सीएनजी इनसे चलने वाले वाहन हैं उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ये पोल्यूशन तो उत्पन्न करते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बजट के बारे में। केंद्रीय बजट 2021-22, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, 34.83 लाख करोड़ का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब इसमें आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का विज़न प्रस्तुत किया गया, विज़न आत्मनिर्भर भारत। अब यहाँ पर ये जो प्रस्तुत बजट है, इसमें ये जो बजट है 6 पिलर्स पर आधारित है, 6 स्तंभों पर आधारित है। देखिए अभी पीजीटी या किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, कौन सा पिलर इसमें शामिल नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है बिल्कुल से। सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना। ठीक है, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, नवाचार और अनुसंधान विकास, इनोवेशन एंड R&D, न्यूनतम सरकार और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। ठीक है, तो ये 6 पिलर्स हैं जिनके आधार पे अब इसमें से क्या करना है, आपको एक एक पॉइंट कोई पकड़ लेना है। जैसे यहाँ पर हेल्थ ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इंफ्रा ले लीजिए, और यहाँ पर आपको समावेशी विकास ले लीजिए, और यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर R&D इनोवेशन ले लीजिए, और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात सरकार हमेशा करती रही है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो ये पूरे 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। पूरी लाइन नहीं याद करनी, एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। हेल्थ है, इंफ्रा है, यहाँ पर समावेशी विकास हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, R&D हो गया, और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो वैक्सीन के लिए सरकार ने कहा कि हम 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें जो सरकार को 51% प्राप्तियाँ हैं, 51.34% वो राजस्व प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियाँ वो होती हैं जिनको जब सरकार को हासिल होती है तो इससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी भी नहीं आती और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, 2 प्रकार की रिसीट होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसीट और एक होती है रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट जब सरकार को हासिल होती है तो इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती नहीं है और ना ही सरकार की कोई एसेट में कमी आती है। ठीक है, जैसे आपकी जॉब लगेगी और आप वेतन पाएंगे अपना, ठीक है, जब आपकी जॉब लगेगी तो आप जब अपना वेतन पाएंगे तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इससे आपकी संपत्ति कम हुई नहीं। क्या आपको इसको अदा करना है कहीं पर, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, तो ये है राजस्व प्राप्तियाँ। जैसे सरकार को कर से जो हिस्सा प्राप्त होता है वो सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, कर भी है और गैर कर भी है। अब वहाँ डिटेल में हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, और जो 48% प्राप्तियाँ हैं, 48.66% है, वो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। मतलब इसमें क्या हुआ होगा, सरकार की संपत्ति में कमी आई होगी, सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे अभी एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, इससे सरकार की संपत्ति कम हुई ना। ये जो पैसा मिला होगा वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, या सरकार ने लोन लिया, लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ी ना, तो यहाँ पर जब लायबिलिटी और एसेट में चेंज आता है तो वो पूंजीगत में जाता है। ठीक है, और अगर रिसीट है तो पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है, 48.66% होगी। ठीक है, यहाँ पर तमाम घाटों के बारे में बताया गया है, तो आपको देख लीजिए। यहाँ पर 2021-22 में जो अनुमान लगाया गया है वो है 5.1% राजस्व घाटा। ठीक है, नीचे देखें, प्रभावी राजस्व घाटा कितना, 4.1%, राजकोषीय घाटा 6.8%। सबसे बड़ा वाला घाटा कौन सा होता है, तो वो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें प्राथमिक घाटा 3.1% है। ठीक, ये अनुमान लगाया गया है 2020-21 के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट